अहमदाबाद के चंडोला इलाके में अवैध घुसपैठी बांग्लादेशियों और उनके द्वारा किए गए निर्माण के खिलाफ लगातार महानगर पालिका अहमदाबाद और पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आज दूसरे चरण में भी बड़ी संख्या में यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि जो अवैध रूप से चंडोला इलाके में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं या उनके द्वारा निर्माण किया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार यह सभी ऐसे, इसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो गलत गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, चाहे वो सेक्स रैकेट हो या फिर अन्य देश विरोधी गतिविधि हो या फिर ड्रग्स से संबंधित हो, उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें जल्द ही रिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। आपको बता दें, गुजरात पुलिस के द्वारा अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ या फिर कहें कि देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन सुभाष ठाकुर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अहमदाबाद। बिहार में चूहों का आतंक है। कभी चूहे जो हैं शराब पी जाते हैं तो कभी चूहे बांध तोड़ देते हैं। वहीं एक नया मामला सामने आया है। पटना के सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच का मामला है, जहां पर चूहे के चलते मरीज वहां परेशान है। एक मरीज जो अपना अस्पताल में ऑपरेशन कराने आया था, भर्ती के दौरान उसके वार्ड में चूहे उसके पैर की उंगलियां कतर जाते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले पटना के एनएमसीएच में ही पोस्टमार्टम में रखी लाशों की आंखों को चूहों ने कुतर दिया था। दरअसल इस हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है, जिसका नतीजा साफ दिखता है कि यहाँ पर चूहों का आतंक बढ़ गया है और अब चूहों को मारने और उन्हें पकड़ने के लिए अस्पताल प्रशासन अपना अभियान चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सियासत शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 17 महीनों के दौरान अस्पतालों की व्यवस्था को जो सुधारने का उन्होंने काम किया था, उसे नीतीश सरकार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अस्पताल में कभी चूहे मरीज की आंखों को नोच डालते हैं तो कभी उनके पैरों की उंगलियों को कुतर डालते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। बिहार में बेलछी नरसंहार को भला कौन भूल सकता है। 11 दलित लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर बेलछी गांव पहुंची थी, क्योंकि बेलछी गांव जाने तक का उस वक्त पक्का रास्ता नहीं हुआ करता था। और अब ठीक 48 साल के बाद राहुल गांधी बेलछी आ रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी बेलछी में आगामी 27 मई को एक बड़ा सम्मेलन करने वाली है, जिस सम्मेलन का नाम दिया गया है पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन। हालांकि बेलछी गांव नालंदा जिले के अंतर्गत आता है और नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। अब राहुल गांधी की नजर जो है वह नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर है। दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो या फिर अति पिछड़ा हो, उसको अपने पाले में करने की लगातार राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा कि आगामी 27 मई को राहुल गांधी बेलछी गांव पहुंच सकते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल का महाराष्ट्र सरकार में आखिरकार 6 महीने बाद वापसी हुआ है। छगन भुजबल ने आज सुबह 10 बजे राजभवन में कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है वो शपथ ली है। बता दें कि जब दिसंबर महीने में फडणवीस सरकार का गठन हुआ था तो फडणवीस मंत्रिमंडल में छगन भुजबल को जगह नहीं दी गई थी। तब से छगन भुजबल नाराज चल रहे थे। शेरो शायरी के जरिए वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार निशाना साध रहे थे और इसी दौरान उन्होंने फडणवीस से भी मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और आखिरकार 6 महीने के बाद भुजबल का मंत्री बनने का इंतजार पूरा हुआ। छगन भुजबल की वापसी से एनसीपी के साथ साथ महायुति को आने वाले अन्य स्थानीय निकाय चुनाव में फायदा मिल सकता है। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली की बीजेपी की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब क्षेत्रीय विकास कार्यों के लिए मिलने वाले एमएलए फंड को घटा दिया गया है। जी हां,
दरअसल हर क्षेत्र का जो विधायक होता है उसे एक एमएलए फंड दिया जाता है, जिससे कि वो अपने इलाके की विकास परियोजनाओं को गति दे पाए, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए सुनिश्चित हुए थे। 2024 में ही इसे बढ़ाया गया था। इससे पहले आपको बता दें कि 2018 में इसे 10 करोड़ किया गया था और 2024 में इसे 15 करोड़ कर दिया गया था। लेकिन अब दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने इसे 5 करोड़ कर दिया है और इसकी वजह से दिल्ली की सियासत में एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत की बात यह है क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो फंड है वो विधायकों तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में बहुत सी ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जो पूरी तरीके से नहीं हो पाई और वो जो क्षेत्र हैं वो कहा जाए तो अविकसित रह गए। ऐसे में ये माना जा रहा था कि इस बार जो विधायक फंड मिलेगा उससे न सिर्फ विकास कार्यों को तेजी मिलेगी बल्कि बहुत से जनता के ऐसे काम हैं जो पिछले काफ़ी समय से, जैसे पेंशन की ही बात कर ली जाए, बहुत समय से उन्हें नहीं मिल रही थी, वो सब जो है उसमें तेजी आएगी। लेकिन अब अगर एमएलए फंड को घटा दिया गया है तो अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से जो विकास कार्य हैं उसमें काफ़ी रुकावट आ सकती है। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी ने स्टूडेंट विंग की पार्टी का आज लॉन्च कर दिया है। दरअसल में ये विंग स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा और बताया जा रहा है कि ये देश भर के अलग अलग इलाकों में इस विंग को तैयार किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है वो देश के युवाओं को सिखाई जाएगी। इसके लिए जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज इस विंग का लॉन्च किया है और ये देश भर के जो जितने भी युवा छात्र हैं उनमें ये काम करेगा। दरअसल में अरविंद केजरीवाल का मानना है कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है वो देश के लिए ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके की जो स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है वो युवाओं को दूसरे रास्ते पर ले जा रही है। लेकिन अगर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है वो देश के लोगों को मिलेगी तो उससे देश का भला होगा। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी पे 3 दिवसीय दौरे पे हैं। आज दौरा का उनका दूसरा दिन है और कल उन्होंने बिजनेसमैनों के साथ में बैठक की है। यानी उत्तर बंगाल को कैसे मजबूत किया जाए, सिलीगुड़ी का बेल्ट है उसे कैसे मजबूत करके यहाँ पे जो चाय बागान के जो श्रमिक हैं उनकी आय कैसे बढ़े, इन सब चीज़ों पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार यहाँ पे देखरेख कर रही हैं और उन्होंने साफ तौर पे केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि यदि चाय श्रमिकों की जो माली हालत है उसे ठीक नहीं किया जाएगा तो चाय बागान के मालिक और चाय श्रमिक दिल्ली में जाकर आंदोलन करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे चाय श्रमिकों से मुलाकात करेंगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो योजनाओं चलती है, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, यहाँ पे उन सबका लाभ उनको देंगी। तो कह सकते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर बंगाल में टीएमसी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, चूंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसी गढ़ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो वोटर हैं, चाय श्रमिक है, इन सबसे मुलाकात कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये है इग्ला मिसाइल। ये पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देती है। ये मिसाइल पाकिस्तान का फाइटर जेट हो या कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट हो, यानी पाकिस्तान अगर हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, ये मिसाइल पाकिस्तान की न केवल आंख निकालेगी बल्कि उसके तमाम नापाक इरादों को निस्तानेबूद कर देगी। पूरे देश ने देखा कि कैसे कायर पाकिस्तान ने चाइना मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया, तुर्की मेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी इस मिसाइल ने पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। ये आप देखिए कि ये सबसे इसकी खासियत है कि ये शोल्डर माउंट है, यानी कंधे पर रखकर इसे लॉन्च किया जाता है और इसे लॉन्च किया गया जब कायर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की हमारी सीमा में। यानी हमारी सीमा में अगर उसके फाइटर जेट ने घुसने की कोशिश की, इन मिसाइल ने उन्हें तबाह कर दिया। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश, पाकिस्तान की मिसाइल वाली साजिश और पाकिस्तान की यूएवी वाली साजिश को पूरी तरह से विफल कर दिया। कैमरामैन अचिन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, LOC, अखनूर सेक्टर। दबे पांव कोरोना एक बार फिर से अपने पैर देश भर में और दुनिया में पसार रहा है। आशिया देशों की बात करें तो हांगकांग हो, सिंगापुर हो या फिर अन्य छोटे मोटे देश, इन देशों में फिर से एक बार कोरोना वापस आ चुका है। भारत की बात करें तो भारत में तमिलनाडु हो, केरला हो और महाराष्ट्र हो, यहाँ पर ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इस समय 53 एक्टिव मरीज है, जो 7 हिल्स हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल में इनके लिए कुछ बेड्स वहां पर आरक्षित किए गए हैं। पुणे की बात करें तो पुणे में 87 साल के एक बुजुर्ग भी इस बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन क्या उन्हें J1 वायरस है
ये देखने के लिए अब टीम वहां पर एक्टिव मोड में आ चुकी है। बात करें मुंबई की तो पिछले सप्ताह 2 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई थी, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है क्या उसमें JN1 वायरेंट पाया गया है। फिलहाल बीएमसी ने कहा है कि लोगों ने घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत नजदीक के अस्पताल में जाए और वहां से बेहतर इलाज करवाए। कैमरामैन दिलीप एवरे के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच डीएनए वाले बयान को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के डीएनए पर सवाल खड़ा किए। बाद में सपा की तरफ से ब्रजेश पाठक को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट भी की गई। बाद में बीजेपी की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया। अखिलेश ने मामले में सफाई दी और पोस्ट हटाई गई, लेकिन फिर ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। ब्रजेश पाठक ने लिखा है कि अखिलेश जी, मैंने आपकी पार्टी के डीएनए के बारे में पूछा, आप निरुत्तर है तो क्षमा मांग लीजिए, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। इस बीच सपा ने ब्रजेश पाठक को मानहानि का नोटिस भी भेजा है और बीजेपी ने अखिलेश यादव को मानहानि का नोटिस भेजा है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि आखिरकार डीएनए वाले सवाल से पार्टी के नेता इतने डरे और सहमे क्यों हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के तहत भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए जो संसदीय दल का गठन किया है, जो अलग अलग संसदीय दल दुनिया के अलग अलग देशों में जाके पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे, उनके आतंक की कहानी को बताएंगे, उसमें अब तृणमूल भी शामिल हो गया है। पहले तृणमूल ने किनारा कर लिया था, इस बात से सियासत भी हो गई थी कि बिना उनसे पूछे उनके सांसद का नाम ले लिया गया था, यूसुफ पठान का। तो अब जो है सरकार की तरफ से ये जानकारी मिली है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से बात की है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि हम इस पर कोई राजनीति नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि भारत का पूरी तरीके से सभी दलों का प्रतिनिधित्व वहाँ पे ज़रूर हो, लिहाजा टीएमसी को भी ज़रूर जाना चाहिए। तो बातचीत का जो हल निकला वो जानकारी मिली कि अब अभिषेक बनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे टीएमसी को, यानी कि टीएमसी जो अभी जिससे एक तरीके से मना कर दिया था जब यूसुफ पठान का नाम दिया गया था, तो अब टीएमसी भी शामिल होगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। राजूर की कामयाबी के बाद हालांकि अब 10 दिन से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इस ऑपरेशन से संबंधित जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही है, जिसके चलते अब खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 9 आतंकी ठिकानों और हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, उसमें से 7 जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के उस तरफ नियंत्रण रेखा के उस पार पाक कब्जे वाले कश्मीर में आतंक के वो ठिकाने थे जहां से लगातार पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जा रहा था। मिलिटेंटी की ट्रेनिंग से लेकर आतंकियों को तैयार करने की हर एक साजिश यहाँ पर रची जाती थी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2-3 वर्षों से लगातार पीर पंजाल के जो राजौरी, पुंछ और दूसरे इलाकों में आतंकी हमले बढ़ गए थे। माना जा रहा था कि पीर पंजाल रेंज के उस पार जो ये आतंक के गढ़ बने हुए हैं वो इसकी बड़ी वजह है। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भारत की सेना ने ऐसा सबक दुश्मन को सिखाया है कि जो वो हमेशा याद रखेगा। भारत ने बता दिया है कि हमारे एक भी नागरिक की जान गई तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज कासगंज जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार कानून से खिलवाड़ करती थी, आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका होती है और 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था। शाम से ही उपद्रवी तांडव करते थे, बेटियां घर में सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कासगंज जिले में 624 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखी। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।